हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन की कुछ बेसिक बातें। बेसिक बातों का क्या मतलब है? ऐसा बेस जिससे कि हम सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व कर सकें। ज़्यादातर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ज़्यादातर हम कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं? यूनिट कन्वर्जन में, या फिर कि हमारा जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा क्या गया है उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्लस कुछ टर्म्स ऐसे यूज होते हैं जिसमें हमें सिमिलरिटी नज़र आती है, तो हम उस सिमिलरिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो टर्म्स हमारे यूज होते हैं उसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन सी चल रही थी? सॉल्यूशन। देखिए, पहली बात, सॉल्यूशन के बेसिक में हम पहली बात ध्यान देते हैं क्या? मास एंड वेट। पहले हम देखेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। हम बताए क्या है कि सॉल्यूशन में हम उन बेसिक बातों के बारे में ध्यान देंगे जिसमें कि हमें कन्फ्यूजन होता है। देखने में तो दोनों सिमिलर होते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है। अब देखिए, और दूसरी बात हम क्या बताए हैं कि हम उसमें यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देंगे कि जो यूनिट होती है, कौन सी यूनिट को या किस यूनिट को हम किसी और यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकें उसके बारे में हम ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। मास एंड वेट, अगर हम ध्यान दें तो दोनों का मतलब हमें एक ही चीज़ समझ में आता है कि वज़न। अगर हमसे कोई पूछे मास और वेट क्या होता है, मास किसी चीज़ का मास पूछ लिया गया तो हम कहते हैं वज़न। वज़न, वेट पूछ लिया गया वज़न। लेकिन नहीं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। पहला देखिए क्या है। पहला हमारा है मास, जो है ये है एन इनवेरिएंट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? एन इनवेरिएंट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट। मास हमारा एक इनवेरिएंट मेजरमेंट है। इनवेरिएंट मेजरमेंट का क्या मतलब है? हम देखिए यहाँ पर ये जो टर्म यूज किए हैं, क्या? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? बदलना। नॉन वेरिएबल का मतलब जो बदल ना सके। समझ में आया वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में अंतर? हम क्या बताए हैं कि जो आपका मास है वो क्या है? एन इनवेरिएंट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि हम एक टर्म यूज किए हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है जो बदलता रहता है। वेरिएबल का मतलब है जो बदलता रहता है। नॉन वेरिएबल का मतलब क्या है? जो ना बदले। अब देखिए, इनवेरिएंट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब अगर हम कोई मैटर, कोई ऑब्जेक्ट ले लें, उसको, उसकी क्वांटिटी को हम निकाल लें, जो क्वांटिटी निकली हुई है अब वो कभी भी कहीं पर भी बदलेगी नहीं। अगर वो कहीं पर भी नहीं बदल रही है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट का मास बोलेंगे। वेट में क्या होता है, वेट जनरली ये कुछ नहीं है, ये देखिए है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। वेट क्या है, वेट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा वेट अगर देखना है तो हमारे सराउंडिंग में क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। मुझे एक ऑब्जेक्ट मान लो, मैं एक कोई वस्तु हूँ और मेरे सराउंडिंग में क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी और मेरे बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वही क्या है, वेट है। और मास अगर मुझसे कोई पूछे कि मास क्या है मेरा, तो मेरा मास क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी मेरे अंदर की या फिर मेरी जो क्वांटिटी नापी जाएगी, जो कि हमेशा क्या रहेगी, ना बदलने वाली रहेगी, वो मेरा मास होगा। और मेरा वेट जो होगा वो क्या होगा, वेट जो है वो मेरे और अर्थ के बीच लगने वाला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप एक बात जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ। जब आप ऊपर की तरफ होते हैं ऊंचाई पे, ऊंचाई से आप जब नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, आप काफ़ी तेज़ी के साथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो काफ़ी स्लो आते हैं, जितना नीचे आते हैं उतना तेज़ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, ऊपर जब आप रहते हैं, ऊपर ऊंचाई पे जब आप रहते हैं, तब आपके और पृथ्वी अर्थ के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल का क्या मतलब होता है, जो खींचने वाला, एक दूसरे को खींचने वाला बल होता है। अट्रैक्शन सुने हो ना, कि इसके और उसके बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन का मतलब इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा आकर्षण था, एक दूसरे को खींचते तानते थे, इसका मतलब ये समझ लो। तो ऐसे ही जब हम ऊंचाई पे रहते हैं तब क्या होता है, तब अट्रैक्शन कम लगता है। पृथ्वी और अब मुझे मान लो मैं ऊंचाई पे हूँ, मैं छत पे 3 मंजिले ऊपर छत पे खड़ा हूँ, मेरे और पृथ्वी के बीच क्या लग रहा है, वेट जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया, मेरे और पृथ्वी के बीच क्या लगने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगने लगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि मेरा वेट जो है वो जब मैं 3 मंजिले ऊंचाई पे हूँ तब कुछ और होगा, और जब मैं कहाँ पर हूँ, नीचे हूँ, तब कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बदल रहा है। ऊपर हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मतलब मेरा वेट कम। नीचे हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब मेरा वेट ज़्यादा। समझ गए। लेकिन मास क्या होगा, मास मेरा जो ऊपर है वही कहाँ रहेगा, नीचे भी रहेगा, क्योंकि वो क्या है, वो इनवेरिएंट मेजरमेंट है। मैं एक अगर ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरे अंदर का ना बदलने वाला जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट का मतलब जो नापा गया है क्वांटिटी, वो क्या है, मास है। समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, मास को तो हम बता दिए कि यह का क्या है, इनवेरिएंट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेकिन वेट में हम क्या बताए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग में मैं अपना, ऑब्जेक्ट में मैं अपना एग्जाम्पल दिया हूँ, और सराउंडिंग में किसका एग्जाम्पल दिया हूँ, अर्थ का एग्जाम्पल दिया हूँ, पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया हूँ। मतलब ये जो डिफिनेशन है इसको हम और क्या बता सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। समझ गए होंगे। पहले तो हम जान लिए कि वेट इन एक्चुअल अगर कोई
वेट का डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। ये एक्यूरेट है, लेकिन वेट का डिफिनेशन जब हम पृथ्वी को रिलेट करके लेंगे, अपने को पृथ्वी को रिलेट करके लेंगे, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यही है ना, जो पृथ्वी है वो आपको किस फोर्स के थ्रू खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू खींचती है ना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। बाकी सब वही है, किसके बीच? ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच। यहाँ पर भी वही है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या है? अपने अर्थ है। वेट पता चल गया होगा। अब देखिए, वेट जो होता है, वेट इक्वल टू हम जानते हैं m इंटू जी होता है। वेट इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी होता है। जी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जी है एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। एक्सीलरेशन का क्या मतलब है ये जानिए। यहाँ पर जो W है, W अपना क्या है? वेट है। m क्या है? मास है, जो कि कभी ना बदलने वाला है। इनवेरिएंट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? इनवेरिएंट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। मास में हमेशा यही ध्यान देना कि ये कभी नहीं बदलने वाला मेजरमेंट है क्वांटिटी का। अब देखिए, जी क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी किसी वस्तु को अपने तरफ कितनी तेजी से खींचती है। समझ गए होंगे। ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ये जी जो है इसको आप कभी भी W इक्वल टू m इंटू जी जो है, जी को कभी आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है, अर्थ है, वो कितनी तेज़ी के साथ किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचती है, उसी को एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और वही क्या होता है? आपका वेट होता है। वेट में हम क्या बताएं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन किसमें? ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। यही होता है आपका वेट। अब देखिए और बातें देखिए, ये जो जी की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की या एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है, वो पृथ्वी की कुछ और होगी, चंद्रमा की कुछ और होगी। पृथ्वी की कुछ और होगी और चंद्रमा की कुछ और होगी। वो देखिए कैसे? मतलब अर्थ, चंद्रमा मीन्स क्या होता है? मून। और मून का कुछ और होगा जी का वैल्यू, और अर्थ का जी का वैल्यू कुछ और होगा। जी का वैल्यू अर्थ का देखिए कितना होता है। ये हम किसका बता रहे हैं? अर्थ का बता रहे हैं। ये कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आप जानते होंगे किसका होता है? स्पीड का होता है। यूनिट किसकी होती है? स्पीड की होती है। इसीलिए हम बताए हैं कि जो आपका जी है वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी मतलब कितने स्पीड से अपनी तरफ किसको खींच रही है? किसी भी वस्तु को ये खींच रही है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और मून पर क्या होता है? चंद्रमा पे 1.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो चंद्रमा होता है वो इससे कम तेज़ी के साथ खींचता है किसी भी वस्तु को। कितना कम खींचता है? अगर हम मून के जी की बात करें, मून के जी की बात करें तो किसके बराबर होता है? 1/6 जी ऑफ अर्थ के बराबर होता है। सोचिए कि कितना छोटा होता है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पे जाता है तो क्या करता है? अपने ऊपर
अपने साथ कोई एक वजन वाली वस्तु, कोई एक वेट की, बहुत हैवी वेट की वस्तु रखता है जो कि क्या करे, उनको चलने में मदद करे। अदरवाइज वहाँ की ग्रेविटी इतनी कम होती है। देखिए यहाँ की, हम इस पर चल क्यों पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ये हमें कितनी तेज़ी के साथ खींच रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से खींच रही है पृथ्वी हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, एकदम नीचे चल रहे हैं ज़मीन पे, मतलब पृथ्वी पे चल रहे हैं। लेकिन अब यही सोचिए इसका खींचने का क्षमता कम हो जाए, खींचने का क्षमता इसका कम हो जाए, तब हम क्या करेंगे, फ्लोट करने लगेंगे, मतलब तैरने लगेंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ पर तो कितना कम है, 1/6। सोचिए 1/6 गुना कम है। मून पे आपका क्या, जी का वैल्यू, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितनी कम है, 1/6 गुना। तो सोचिए वहाँ पर जब 1/6 गुना है, तो अगर हम ऐसे ही चले जाए तो हम क्या करेंगे, तैरने लगेंगे ऊपर की तरफ। इसीलिए हम वेट जब रखते हैं अपने ऊपर, वजन रखते हैं, मास अपना बढ़ाते हैं, जब अपना मास बढ़ाएंगे, देखिए इसी फार्मूले के थ्रू देखिए, जब अपना मास बढ़ाएंगे तो अपना क्या बढ़ जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा। और ग्रेविटी जो है क्या करेगी, तेज़ी के साथ खींचेगी। तेज़ी के साथ खींचने का मतलब फिर क्या होगा, यही ग्रेविटी जो है 1.6 मीटर पर सेकेंड का जो एक्सीलरेशन है, खींचने की जो क्षमता है, वो हमको क्या करेगी, आराम से ज़मीन पे, चंद्रमा की ज़मीन पे चलने में मददगार साबित करेगी। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलें, आगे देखिए। देखिए इसके यहाँ पर बताने का मतलब क्या था। अभी तक तो हम वेट और मास में डिफरेंस जान लिए, लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि हमें बताए क्यों। हमें इसलिए बताया क्योंकि जब हम आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, जहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है W/m, तो वहाँ पर हम हमेशा W को क्या बोलते थे, गिवन मास बोलते थे, ना कि गिवन वेट बोलते थे। और ये तो आपका मोलर मास था ही, ये मोलर मास था ही। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, गिवन मास मतलब कितना मास दिया गया है। मतलब कि ये जो W है ये क्या है, मास है, ना कि वेट है। क्या है, मास है, वेट नहीं है। मतलब वो जो हम लेते हैं वो, ये कोई भी सैंपल, जैसे नमक आप लिए, अगर कुछ ग्राम आप नमक ले लिए हैं, तो वो जो नमक आप, अगर नमक का अगर आप मास ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये नहीं दिखता है, मतलब कि वो मास जो है, जब हम नमक का मास लेते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी उसको नहीं खींचती रहती है। पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नहीं लगता है, किस पे, नमक पे, बल्कि वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री होता है। मतलब मास को हम पृथ्वी पे अगर देखना चाहें कि किसी भी वस्तु का मास कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस चीज़ में हम नापेंगे उस चीज़ को ग्रेविटी से फ्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी से फ्री करना पड़ेगा, ताकि जब हम नापें कि नमक को, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे। उसके लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे आप नापते हैं, चाहे बोल लीजिए तौलते हैं, और जनरली इसको साइंटिफिकली बोलते हैं वेइंग करना। क्या करना, वेइंग करना, इसको वेइंग बोलते हैं। इसको हम तौलना को वेइंग साइंटिफिकली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है जिस पे आप मास लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो होता है, इसके ऊपर एक ग्लास लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ग्लास। ये ग्लास क्या करता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लगे ही ना। इसी के थ्रू हम क्या लेते हैं, किसी भी सैंपल में हम नमक लिए, नमक का मास लेते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि हमें यहाँ पर बताएं क्यों। बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो WA है ये वेट नहीं है, ये मास है। और जिसको नंबर ऑफ मोल्स ना पता हो, जो यहाँ से देख रहा हो, वो जा करके मेरा पहला वीडियो मोल कॉन्सेप्ट देखे, उसको नंबर ऑफ मोल्स, मास और मोलर मास सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम
वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? आपका वॉल्यूम बनाता है। अब देखिए इसका जो हिंदी वाले वो समझ ले, लंबाई, ब्रेथ, चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये आपका वॉल्यूम का फार्मूला होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन, इस बात को समझ लीजिएगा जी। अब देखिए वॉल्यूम में हम इसको पढ़ा क्यों रहे हैं? यहाँ पर जनरली हमें बहुत ही ज़्यादा किसका यूज़ करना पड़ेगा? मिलीलीटर का यूज़ करना पड़ता है, या फिर कभी यूनिट मीटर में दे देती है, डेसीमीटर में दे देती है, सेंटीमीटर में दे देती है यूनिट। कब? जब हम सॉल्यूशन में जाएंगे, कंसंट्रेशन में, फार्मूला को रख करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने, समझ रहे होंगे। इसीलिए हम पहले ही आपको यूनिट कन्वर्जन और वॉल्यूम के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए वॉल्यूम में देखिए, जब हम 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची कोई टंकी लेते हैं, ये क्या है आपकी? एक टैंक है। 1 मीटर लंबी, 1 मीटर, आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों 1 मीटर 1 मीटर हैं, तो हम इसको लंबी और इसको चौड़ी क्यों बोल दिए? जैसे आप ले लीजिए एक घर पे टंकी देखे हैं ना, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, सरफेस होता है नीचे वाला, उसको आप पूरा क्या मान लीजिए? लंबाई मान लीजिए। चौड़ाई किसे मान लीजिए? जो वो गोल वाला होता है वो आपकी चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई क्या होगी? नीचे से ऊपर तक जो होती है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये तीनों मिला करके उस टंकी का क्या बनाता है? वॉल्यूम बनाता है। समझ रहे होंगे। जैसे एक पतली पाइप होती है जो कि सीवेज पाइप होती है, जो पतली पाइप होती है, उसकी में क्या हो जाता है? चौड़ाई कम हो जाती है, लंबाई, चौड़ाई कम हो जाती है, और क्या होता है उसमें? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है? चौड़ाई कम हो गई, लंबाई आपकी ये रही। देखिए ध्यान दीजिए, ये सीवेज वाली जो पाइप है ये आपकी लंबाई हो गई, ये जो गोला सा बना होता है ये आपकी चौड़ाई हो गई है। अब आपकी बात क्या हो गई? ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। समझ रहे होंगे आप लोग कि हम क्या बता दिए। टंकी, अब देखिए बताना क्या चाह रहे हैं। 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, और 1 ही मीटर आपका अगर हाइट है, कोई ऐसी टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर है, तो उसमें कितना? 1000 लीटर आपका क्या आता है? वाटर आता है, पानी आता है, 1000 लीटर। तो देखिए 1000 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये लीटर क्या होता है? लीटर में, लीटर ही क्या होता है? आपका वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 1000 लीटर है। मतलब 1000 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका मतलब 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 जब इधर जाएगा तो 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 को और क्या लिख सकते हैं? 1000 को और क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 लिख लीजिए, 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। तो ये 10 टू द पावर जब ऊपर 3 ऊपर जाएगा तो जो पावर है वो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। समझ गए? 1 लीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितना आएगा? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आएगा। इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं कि आपको लीटर और लीटर को मीटर में और मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना आ जाए। अब देखिए, ये तो अभी हम मीटर में देख लिए। अब चलिए हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 लीटर इक्वल टू
1 मीटर की जगह पे आप क्या लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर की जगह पे गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। यही है ना, दोनों सेम है। हाँ, काट दीजिए 2 3 3 जीरो कट गए। अब देखिए लीटर इक्वल टू 1000 दाह में 100 दाह में 1000, ये आपका 1000 सेंटीमीटर आ गया। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैसे आ रहा है, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जब तीनों सेंटीमीटर का गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, ये 1000 जो आपका है, इधर 10⁻³ भी हम लिख सकते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻³ को उधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा, लीटर अपान 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा ना। अब बताइए नोट या फिर इसको सिंस मान लीजिए, हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर का क्या मतलब है, 1000 मिलीलीटर का क्या मतलब है, 10⁻³ मिलीलीटर, यही होगा ना। ये यहाँ पर रख दीजिए, 1 लीटर की जगह पे आप क्या लिख दीजिए। अब देखिए ये आपको मिल गया। अब देखिए लीटर की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, मिलीलीटर लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻³ मिलीलीटर अपान 10⁻³ इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका 1 मिलीलीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, मतलब अगर आपको 1 मिलीलीटर पानी लेना है तो आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए किसी भी फ्लास्क का या किसी भी बर्तन का, वो कितना होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। आप एक बात ध्यान दीजिए, जो सिरप का, चाहे वो किसी भी चीज़ का सिरप हो, कफ यानी खांसी का सिरप हो या फिर बच्चों को पिलाने वाला जो सिरप आता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। उसमें आप ढक्कन में देखते होंगे कि वो 5 ml का, जनरली कितने ml का होता है, 5 ml का होता है। 5 ml का होता है, नीचे जो उसका ml का जो डॉट बना होता है ऐसे गोल 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 गोल, तो जहाँ पर 1 ml आता है, जहाँ 1 ml आ जाइए वहीं पर आप समझ लीजिए कि वो जो एरिया, वो जो वॉल्यूम है 1 ml की, वो कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है तभी वहाँ पर कितना आ रहा है, 1 मिलीलीटर आ रहा है। और हम बोले क्या है कि जो ढक्कन होता है आपका कितने का होता है, 5 ml का होता है। जब ये 5 ml का ढक्कन आएगा आपका, तो ये बताइए उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे अगर कोई पूछ लिया कि जो आपका ढक्कन दिया जा रहा है, आपको जो ढक्कन दिया जा रहा है सिरप का, उसका वॉल्यूम कितना होता है, अगर उस पर 5 ml लिखा गया है तो आप सीधे बोल दीजिए कि उसका वॉल्यूम होता है 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml का या 1 मिलीलीटर का वॉल्यूम कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरी चीज़ देखिए, 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 100 सेंटीमीटर। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब देखिए हम क्या बताए हैं, 1000 लीटर की टंकी है, 1000 लीटर की टंकी का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। मीटर को आप किस में चेंज कर दीजिए, डेसीमीटर में। डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 मीटर होता है। तो मीटर को आप किस में कन्वर्ट करिए, डेसीमीटर में। तो 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, यही आएगा ना, इक्वल टू 1000 लीटर। काटिए 1 2 3, 1 2 3, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर। समझ में आया। अब देखिए इसमें हम क्या जान लें कि जो आपका 1 लीटर का पेप्सी वाला बॉटल आता है, कोको कोला का, स्प्राइट का 1 लीटर वाला, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर, तीनों डेसीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब आएगा।
तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि कोको कोला वाली जो बॉटल आती है या पेप्सी की जो बॉटल आती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो आप सीधा क्या कहिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। एक ढक्कन, सिरप वाला ढक्कन 5 ml का, उसका कितना होता है वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। समझ गए? अब आगे बढ़िए। हम 3 चीज़ें बता दिए, अब उन तीनों चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 1 ml इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी बात को अब आप याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, चाहे आप इस फार्मूले के थ्रू जैसे डिराइव किए हैं, डिराइव करने का तरीका ही बहुत आसान है, चाहे उस तरह से आप क्या कर लीजिए, डिराइव कर लीजिए। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, ये आपका यूनिट आ गई। अब नेक्स्ट बात ध्यान देते हैं हम। सॉल्यूशन में जब आप इंटर करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। पहले चीज़ मिलेगी आपको क्या, कंसंट्रेशन, डेंसिटी और विस्कोसिटी। सोचिए, कंसंट्रेशन, डेंसिटी और क्या, विस्कोसिटी। देखिए, आप कोई सॉल्यूशन लिए हैं, उसमें आप क्या देखें, कंसंट्रेशन देखने चले गए, उसका आप क्या देखने चले गए, डेंसिटी देखने चले गए, उसका आप क्या देखने चले गए, विस्कोसिटी देखने चले गए। 1 2 3, ये तीनों बातें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। अगर तीनों में हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, गाढ़ापन बढ़ा दे रहे हैं। डेंसिटी, डेंस हो जा रहा है, मतलब वो भी गाढ़ा हो जा रहा है। विस्कोसिटी में भी अगर हमारा विस्कोसिटी, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा विस्कस है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अभी कहीं गाढ़ा हो जा रही है। मतलब सबका कहीं ना कहीं मतलब यही आ रहा है। गाढ़ा का मतलब वो क्या हो जा रहा है कि उसमें किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन, या फिर ये बता दीजिए किसी भी कोई अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से थिक हो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। चाहे कंसंट्रेशन हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे विस्कोसिटी, तीनों को बढ़ाने के बाद। तो हम कैसे इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करें कि कंसंट्रेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, या फिर विस्कोसिटी क्या है। तो देखिए, हम बताते हैं इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, और कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, और डेंसिटी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। इसका मतलब होता है कि जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है मिक्सचर में। सब्सटेंस का अमाउंट हम किस में जनरली निकालते हैं, अभी हम पीछे बता कर आए हैं। सब्सटेंस का अमाउंट हम निकालने के लिए सॉल्यूशन फेज में हम किसका, या फिर किसी फेज में हम किसका यूज करते हैं, मोल का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी में देखिए, पहले तो इसी को पूरा जान लीजिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, तो कंसंट्रेशन को अगर हम C से डिनोट करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर,
मिक्सचर आपका क्या है, मिक्सचर कोई या तो कोई मिक्सचर बना है या वो लीटर में होगा, सॉल्यूशन में देख रहे हैं ना, तो लीटर में हो सकता है, मिली लीटर में हो सकता है। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं, सीधा सीधा वॉल्यूम ले रहे हैं। वॉल्यूम किसी में भी ले लो, लीटर में ले लो, मिली लीटर में ले लो। और लीटर को हम आपको दिखा दिए हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर इक्वल टू। लेकिन हम देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कि किसी वॉल्यूम में या किसी मिक्सचर के, कोई मिक्सचर है उसका कितना वॉल्यूम है, उसमें प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। अब आइए डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या है, देखिए डेंसिटी जो है वो है मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए बहुत गजब चीज़ है दोनों में नीचे वॉल्यूम आ रहा है, देखिए वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है कि जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है, और किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में। अभी इसको भी समझाते हैं, देखिए क्या होता है। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब यम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब देखिए मास को अगर हम केजी में ले लें तो इसको हम लीटर में ले सकते हैं, मास को अगर हम ग्राम में लें तो इसको हम मिलीलीटर में ले सकते हैं। मास को अगर हम ग्राम में ही लिए हैं, मिलीलीटर को हम किस में लिखते हैं, कितने, सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें देख लीजिए आप, ये इसका फार्मूला है और ये तीनों के तीनों इसकी क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब मात्रक है। अब विस्कोसिटी में आ जाइए। विस्कोसिटी देखिए क्या बताते हैं, ये भी किसी सॉल्यूशन का सिर्फ क्या है, एक पैरामीटर है। पहले जान लीजिए विस्कोसिटी क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर का काम क्या होता है, नापना। ये क्या नापता है कि कोई सॉल्यूशन है उसका थिकनेस कितना है, पहली चीज़, या फिर उसकी थिननेस कितनी है, मतलब वो कितना मोटा है सॉल्यूशन या फिर कितना पतला है सॉल्यूशन, ये बताता है आपको। चौथी चीज़ देखिए, विस्कोसिटी, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतना ज़्यादा थिक, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा क्या, थिक। और जितना ज़्यादा थिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जानते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण बल, हम क्या बताए हैं, विस्कोसिटी जो आपकी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, थिकनेस के। मतलब जितना ज़्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी थिकनेस भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, और जितना ज़्यादा थिक सॉल्यूशन आपका होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या मतलब होता है, घर्षण बल। मतलब कि दो सरफेस के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। मतलब दो सरफेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, मेरे और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो हमें रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट मतलब रोक रहा है, नहीं तो हम स्लिप करके गिर जाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता ना, हम स्लिप करके गिर जाते हैं। लेकिन हम जब चलते हैं तो क्या करता है, हमें रजिस्ट करता है, हमें रोकता है चलने से, तभी हम नहीं गिरते हैं, रुके रहते हैं। तो दो सरफेस के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और वो जो फर्स्ट फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो कैसा होता है, रेजिस्टेंस टाइप का होता है। रेजिस्टेंस टाइप का मतलब क्या होता है, कुछ जो मूव कर रहा है एक सरफेस के ऊपर, जो दूसरा सरफेस मूव कर रहा है उसको रोकता है। जो बल उसको रोकता है या जो बल उसको रजिस्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा थिक होगा सॉल्यूशन, उतना ही स्लो फ्लो करेगा, स्लो
फ्लो करेगा। जैसे आप मान लीजिए पानी ले लीजिए और सिरप ले लीजिए, गाढ़ा वाला सिरप एकदम, पानी को गिराइए वो काफ़ी तेज़ी के साथ देखिए इधर उधर बह जाएगा, लेकिन सिरप बहुत धीरे 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 करके इधर उधर फैलना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि सिरप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। जो सिरप के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चलने में उसको क्या करता है, रोकता है, रजिस्ट करता है। समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, उसी से आप ये समझ जाएंगे कि ये तीनों, इन तीनों में वास्तव में अंतर क्या है। कंसंट्रेशन बताता है कि भैया आप ये बताइए, कंसंट्रेशन क्या कहता है कि ये बताइए कि जो आप वॉल्यूम लिए हैं, यानी जो मिक्सचर लिए हैं, उसमें आप कितना पार्टिकल डाले हैं, उसमें आप कितना पार्टिकल डाले हैं। ये अगर कोई पूछता है तो कौन पूछता है? कंसंट्रेशन पूछता है। लेकिन डेंसिटी क्या पूछती है? ये पूछती है भैया आप ये बताइए कि जो यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम ले लिए आप, 1 मिलीलीटर ले लिए। 1 मिलीलीटर अगर कोई सॉल्यूशन आप लिए हैं 1 मिलीलीटर का, तो उसमें ये पूछता है भैया ये बताइए कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट या फिर जो मिलाया गया, जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन है, तो चीनी किस में मिलाई गई है? पानी में मिलाई गई है। तो पानी में कितनी चीनी है भैया, ये बताइए कि कितना ग्राम चीनी पानी में है। ये कौन पूछता है? डेंसिटी पूछती है। लेकिन ये क्या पूछता है? कितना पार्टिकल चीनी का है, कितना पार्टिकल चीनी का है, किसमें? चीनी और पानी के सॉल्यूशन में। ये पार्टिकल के बारे में पूछता है। ये किसके बारे में पूछता है कि कितना मास आप मिला दिए हैं, कितना द्रव्यमान मिला दिए हैं आप किसमें? चीनी में, पानी में चीनी का। और विस्कोसिटी क्या कहती है? विस्कोसिटी कहती है भैया जब आप ये मिलाएं, पानी के चीनी में जब आप मिलाएं हैं तो वो कितना ज़्यादा मोटा हो गया, कितना ज़्यादा वो थिक हो गया, वो कौन पूछता है? विस्कोसिटी पूछती है। अब आप समझ गए होंगे। जैसे समुद्र है, समुद्र में कितना नमक है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें कितने पार्टिकल नमक के हैं, कौन पूछा? कंसंट्रेशन। तो हम उससे क्या बताएंगे कि समुद्र जो है, समुद्र उसका कंसंट्रेशन कितना है। अगर उसके बारे में पूछेंगे तो हम क्या पूछेंगे कि उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके, किसके? नमक के। लेकिन डेंसिटी में अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि समुद्र में से एक किसी एरिया को ले लें, एक किसी एरिया को ले लें उसमें, या फिर पूरे समुद्र को ले लें, पूरे समुद्र को एक यूनिट वॉल्यूम मान लें कि एक पूरा समुद्र एक यूनिट वॉल्यूम हो गया, उसमें जो नमक का मास कितना है, वो पूछा पार्टिकल कितना, एक पूछा कितना मास कितना है। और विस्कोसिटी भाई साहब क्या पूछ लिए कि ये बताइए जो समुद्र में नमक मिला हुआ उसकी वजह से जो समुद्र का पानी है वो कितना ज़्यादा थिक हो गया, कितना मोटा हो गया। समझ गए होंगे आप लोग कंसंट्रेशन, डेंसिटी और विस्कोसिटी। अब देखिए जितना भी बेसिक था आपका सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले जिन चीज़ों के बारे में जानना था वो हम बता चुके हैं। अब कल से हम अपनी मेन टॉपिक पे आएंगे, सॉल्यूशन पे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिए, मतलब घंटी की जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाएं। धन्यवाद।